136 थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन मतलब क्या? पता ना, एल्यूमिनोथर्मी पढ़े थे कि थर्माइट प्रोसेस है एल्यूमिनोथर्मी, जहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो एल्यूमिनियम जहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है उन रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट है केवल, फर्स्ट में देखना एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट करते हुए, फर्स्ट हो गया आंसर। इलिंगम डायग्राम का मतलब क्या था? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट माइनस टी, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी। इन कर्व्स को ही कहा था ना इलिंगम डायग्राम। डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर कर्व्स को हमने इलिंगम डायग्राम बोला था। डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी, तो स्लोप क्या है? टी को एक्स कह रहे हो तो स्लोप क्या है? माइनस डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एस नॉट किसके लिए बनाते हैं हम कर्व? फॉर मेटल ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। बताया था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट सॉलिड, मेटल सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। डेल्टा एस नॉट क्या होगा इसका? एंट्रोपी। गैस के मोल्स कम हो रहे हैं, एंट्रोपी कम होगी। डेल्टा एस नॉट नेगेटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। वही तो डायरेक्ट भी याद होना चाहिए था। इतने कर्व्स पड़े थे, सारे कर्व नीचे से ऊपर ही जा रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, मतलब स्लोप क्या थी सबकी? पॉजिटिव। 138 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, पहला इतना आसान था। मैग्नेटाइट किसका ओर है? आयरन का, Fe3O4 होता है ना। हेमेटाइट भी किसका ओर है? आयरन का, Fe2O3। पायराइट इज एन ओर ऑफ फॉस्फोरस, तो गलत है। फॉस्फोरस का पायराइट थोड़ी होता है, कॉपर पायराइट कहते हो। पायराइट तो अलग अलग हो सकते हैं। कॉपर पायराइट जो है वो किसका ओर होता था? कॉपर का। फॉस्फोरस का तो नहीं है, तो सब इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों स्टेटमेंट। मेटल विच इज कॉमन इन ऑल थ्री, तो सही है। डोलोमाइट क्या है फॉर्मूला? MgCO3। सी इज डोलोमाइट। मैग्नेसाइट, तो डोलोमाइट में CaCO3 MgCO3 दोनों होते हैं, तो Mg कॉमन है। मैग्नेसाइट भी Mg के लिए हो रहे हैं। कार्नेलाइट भी क्या होता है? KCl.MgCl2। सब में तीनों के ओर्स के फार्मूले में मैग्नीशियम आ रहा है। डोलोमाइट में CaCO3.MgCO3 Mg आ रहा है, मैग्नेसाइट भी MgCO3 में Mg आ रहा है, कार्नेलाइट KCl.MgCl2 में Mg आ रहा है। फार्मूले पे क्वेश्चन था। मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग, तो सही है, सेकंड हो गया आंसर। 141 जोन रिफाइनिंग मेथड, द मोल्टन जोन कंटेन्स मोर इम्प्योरिटी देन व्हाट? ओरिजिनल मेटल। कहते हैं ना सॉलिड से लिक्विड आगे बढ़ता है, तो ना रॉड एक लेकर सर्कुलर हीटर लगाते थे, तो पढ़ते ना कि इम्प्योरिटीज किस तरफ मूव करती जाती हैं? लिक्विड की तरफ। तो मोल्टन जोन जो होता है उसमें हमेशा इम्प्योरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू व्हाट? ओरिजिनल मेटल, क्योंकि ओरिजिनल मेटल से इम्प्योरिटी आगे मोल्टन स्टेट में बढ़ती जाती है। Annealing of steel is the process of heating steel, हाँ तो याद ही करना है सब। 143 144 145 सिल्वर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लेड, तो कहा था ना लेड में थोड़ा बहुत जो सिल्वर आ जाता है उसको सेपरेट करते हैं हम। तो उसको सेपरेट करने के दो स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था? पार्क्स प्रोसेस, और दूसरा स्टेप क्या था? क्यूपलेशन। तो पहले स्टेप में पार्क्स प्रोसेस और दूसरे स्टेप में क्यूपलेशन। तो मेनली स्टेप कौन सा होता था? पहला। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आंसर क्या करोगे? फोर्थ, पार्क्स मेथड। पार्क्स मेथड के बाद हम कहते हैं मेनली क्या आ जाता है उसमें? सिल्वर। और सिल्वर में से जो बचा हुआ लेड अलग करना है, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ सिल्वर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्यूपलेशन। सिल्वर में से लेड निकालना मतलब क्यूपलेशन। लेड में से अगर कहोगे सिल्वर निकालना है तो क्यूपलेशन नहीं। लेड में से सिल्वर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडिशन ऑफ जिंक, मतलब पार्क्स मेथड। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली आंसर फोर्थ होगा। हाँ, अगर बोथ होता तो हम कह सकते थे कि दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है, डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड जिसे नाम दिया था तुमने। तो डीसिल्वराइजेशन जो है वो पार्क्स प्रोसेस और क्यूपलेशन दो स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है। तो बोथ ऑप्शन होता तो हम दे सकते थे, लेकिन एक ही ऑप्शन चूज करना है तो क्यूपलेशन नहीं कह सकते, फोर्थ बोलना पड़ेगा, एडिशन ऑफ जिंक। 146
दो पोटेंशियल दिए हुए हैं, एक है A2 प्लस 0.34 वोल्ट और एक है B प्लस से B माइनस 0.25 वोल्ट। तो सबसे पहले इसको एक जैसा करो, या तो इसको क्या बनाओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या उसको रिडक्शन बनाओ। दोनों पोटेंशियल होने तो एक जैसे चाहिए ना, तभी तो कंपेयर करोगे। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब तुम चेक कर लो कि कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है और कौन रिड्यूस। तो सीधा सा लॉजिक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसका। इसका मतलब ए विल ऑक्सीडाइज, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन होगा, तो बी प्लस विल रिड्यूस। मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम क्या कह सकते हो, इसको ऑक्सीडाइज होना, इसको रिड्यूस होना, तो कह सकते हो ये इसको रिड्यूस करा सकता है या ये इसको ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो हम कह सकते हैं ए विल रिड्यूस बी प्लस, या उल्टा कह दो बी प्लस विल ऑक्सीडाइज ए। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड, पी प्लस विल ऑक्सीडाइज ए। तो स्टेटमेंट बना सकते हो अपने आप। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों के बना लिए एक जैसे, जिसका ज्यादा है वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज। तो दूसरी तरफ से क्या होना चाहिए, रिड्यूस। अब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑब्वियसली ए होगा ना, ये तो नहीं कह दो A2 प्लस ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस होगा तो बी प्लस से बी रिड्यूस होगा, बी प्लस रिड्यूस होगा, बी तो नहीं रिड्यूस होगा, बी जब भी होगा ऑक्सीडाइज होगा, बी प्लस जब भी होगा रिड्यूस होगा। तो इसका रिडक्शन होना है, इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो कह सकते हो दिस कैन रिड्यूस दिस या दिस कैन ऑक्सीडाइज दिस। तो ए कैन रिड्यूस बी प्लस या बी प्लस कैन ऑक्सीडाइज ए। 147 पूछा क्वेश्चन है तो नीट का शायद, इनमें से कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो एनोड कौन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। दोनों पोटेंशियल ऑक्सीडेशन ही है। पहले में क्या दिया है, Fe CN6 4 माइनस, Fe CN6 3 माइनस, प्लस इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना, +2 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन। दूसरा है Fe +2 से Fe +3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, तो ये -0.35 है, ये -0.77 है, तो जो ज्यादा है ये ज्यादा है। इसके मतलब फर्स्ट विल बिहेव एज व्हाट, एनोड। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वही होगा ना एनोड। इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है कि सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो एक ही तो होगा। डायरेक्ट दोनों रिएक्शंस को आपस में रिलेट करोगे तो दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिव इफ, रिडक्शन पोटेंशियल तो ये होगी रिएक्शन। पहले तो हमेशा पोटेंशियल के हिसाब से रिएक्शन लिखा करो। पोटेंशियल कौन सा कह रहा है, रिडक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो ये होगी रिएक्शन। अब कह रहा है नेगेटिव, तो पता है ना इसका E0 0 है, वरना नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा थोड़ी पूछ लेता है किसी के लिए भी। हम बता सकते हैं E और E0 का कंपैरिजन। E0 इसका 0 है तो हम क्या कहते थे वैसे, E0 मतलब होता है Q = 1। E0 कब कहते हो, जब Q क्या हो, 1। Q की वैल्यू बढ़ाओगे तो Q बढ़ने से रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। तो सीधा फंडा होता है कि इफ Q > 1 बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो पोटेंशियल कम होगा। तो E < E0, Q < 1, E < E0। तो हम E और E0 आपस में कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Q। Q की वैल्यू कभी भी निकाल लो रिएक्शन के लिए, अगर 1 से बड़ी आ जाए तो कह दो E की वैल्यू E0 से छोटी होगी। Q अगर 1 से छोटा आ जाए तो कह दो E E0 से बड़ा होगा। Q अगर 1 आ जाए तो कह दो E और E0 बराबर होंगे। तो ये हम लॉजिक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू है 0, तो अगर ये 0 है मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है।
कि इसका मतलब क्या, नेगेटिव होने के लिए E <0 चाहिए, मतलब नेगेटिव होने के लिए Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी। तो Q अगर 1 से बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं E की वैल्यू नेगेटिव। तो तुम्हें चेक करना है चारों ऑप्शन में Q 1 से बड़ा कहाँ होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, Q निकालोगे तो H2 का प्रेशर कितना 1 अपॉन H प्लस कितना है 2 मोलर, तो 1/4 स्क्वायर आएगा ना इसका, तो 1 से बड़ा तो नहीं आया। सेकेंड में Q H2 कितना है 2 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 से बड़ा। थर्ड में निकालोगे तो Q कितना है 1, फोर्थ में निकालोगे तो Q कितना है 2/4, 1 से छोटा। तो अगर पोटेंशियल नेगेटिव चाहिए था इसका मतलब लेस देन E0 चाहिए था, E0 से कम चाहिए, मतलब Q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मरकरी सेल की रिएक्शन याद ही करोगे, 150 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स पढ़े होंगे ना, तो रिएक्शन पता होनी चाहिए मरकरी सेल की। 150 1 इक्विवेलेंट, तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 इक्विवेलेंट हमेशा कितने से होता है डिस्चार्ज, 1 फराडे। डायरेक्ट कह दो 1 इक्विवेलेंट के लिए कितना चाहिए 1 फराडे, कुछ करना ही का है। तो 96500 कूलम। 151 एल्यूमिनियम कितना बनाना है 45 ग्राम। तो क्या पढ़ते थे फराडे फर्स्ट लॉ, इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ फराडे, इतना फर्स्ट लॉ। इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस जो भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है इक्वल टू क्या कहते थे, नंबर ऑफ फैराडेज या Q अपॉन 96500 या IT अपॉन 96500। इक्विवेलेंस मास कितना है 45 अपॉन मोलर मास कितना है 27 इंटू 3, तो हो गया ना मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम पूछा क्या है, नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ फराडे हो गया सीधे। तो पहले ऑप्शन में फराडे, तो 5 फराडे आ गया, लेकिन 5 फराडे दो ऑप्शन में है तो फिर आगे भी निकालना पड़ेगा। तो जो चाहो निकाल लो, या तो वॉल्यूम निकाल लो या टाइम निकाल लो। मुझे लगता है वॉल्यूम निकालना ज्यादा आसान होगा क्योंकि वॉल्यूम भी डिफरेंट है ना दोनों में, तो वॉल्यूम निकाल लो बेटर है। तो 5 फराडे वॉल्यूम किसका चाहिए तुम्हें, Cl2 कह रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का टाइम इलेक्ट्रोलिसिस वॉल्यूम ऑफ Cl2 लिबरेटेड। तो इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू बोलोगे ना इक्विवेलेंस ऑफ Cl2, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कैथोड और एनोड पर इक्विवेलेंस हमेशा सेम होते हैं। इसके इक्विवेलेंस अभी निकाले ही कितने हैं 5, इसका वॉल्यूम एसटीपी निकालना है x अपॉन 22.4 क्या हो गया इसके मोल्स, और Cl2 का इनफैक्टर कितना होता है 2, Cl माइनस से Cl2 कहोगे तो -1 से 0, एक क्लोरीन के लिए 1 का चेंज, तो 2 क्लोरीन के लिए 2 का चेंज, तो एक क्लोरीन के लिए 1 का चेंज है तो 2 के लिए 2 का होगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना 112/2 56 लीटर, 56 लीटर किसमें दिया हुआ है सेकंड में, तो सेकंड हो गया आंसर। टाइम निकालते हैं तो टाइम ही निकाल सकते थे, नंबर ऑफ फराडेज कितने निकाले थे तुमने 5 फराडे इक्वल टू IT अपॉन 96500 करना पड़ता है। इक्विवेलेंट इक्वल टू IT अपॉन 96500 करोगे ना, टाइम निकालना है तो I कितना पुट कर दोगे, जो दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम निकल आएगा सेकंड में। तो जो चाहो सब चेक कर सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल में चेंज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला याद होता है क्या, E2 माइनस E1 का फार्मूला क्या होता है 0.059 अपॉन n log Q1/Q2, Q1 Q2 और n रख दो, कभी भी चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन ये ना Q1 Q2 वगैरह लिखने के लिए रिएक्शन पहले सही लिखना, कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होनी चाहिए Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के Zn Q1, स्टैंडर्ड कंडीशन मान लेते हैं अपनी तरफ से। टाइम्स में दिया ना कितने टाइम डाइल्यूशन करा दिया, तो पहले कंसंट्रेशन कितनी मान लो 1 मान लिया करो, तो Q1 सीधे 1 हो गया, तो सॉलिड है, इससे कोई मतलब है नहीं। Q2 लिखना है तो ये तो सॉलिड है, ऊपर तो 1 ही आएगा अपॉन Zn2 प्लस कितना कर दिया 10 टाइम्स डाइल्यूशन, मतलब 1/10, 10 हो गया, तो रख दो इसमें वैल्यूज। रख लोगे 106 ले लो चाहते हैं अपॉन n,
एन कितना दिख रहा है 2, log Q1 1, Q2 10, log 1/10 कितना होगा -1, तो -0.03 वोल्ट आएगा ना ये, -0.03 मतलब डिक्रीज हुआ कितना 0.03 वोल्ट, तो फर्स्ट हो गया आंसर। डायरेक्ट फार्मूला याद करो चेंज निकालने के लिए, रिएक्शन सही से लिखा करो, रिएक्शन उल्टी लिख दोगे अगर तो क्यू उल्टे हो जाएंगे, फिर तो डेटा भी उल्टा हो जाएगा। थोड़ा एफिशिएंसी याद होगी, डेल्टा जी बाई डेल्टा एच 154, Fe2 प्लस से Fe कितना दिया x1 वोल्ट, Fe3 प्लस से Fe कितना दिया x2 वोल्ट, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस निकालना है, तो क्या कहा था इक्वेशंस को रिलेट कर लिया करो सीधे, ये ना इक्वेशन 3, बैलेंसिंग में तो कुछ है नहीं, सब में एक ही एक होगी बैलेंसिंग, इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं, पोटेंशियल से ही लिख रही बैलेंस्ड। एक Fe3 प्लस किससे मिलेगा, ओनली सेकंड, सेम साइड है, सेकंड इक्वेशन एज इट इज, Fe2 प्लस किससे मिल रहा है, ओनली फर्स्ट, अपोजिट साइड है -1, इक्वेशन 3 इक्वल टू 2 -1, तो क्या लिखते हो N3E3 इंटू E2 N1E1, जो रिलेशन इक्वेशंस में बनता है वही रिलेशन किस में बनता है, N इंटू E में। N3 कितना है इसके लिए 1, E3 पूछा है, N2 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, 3 इंटू x2 माइनस N1 कितना 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है 2x1, तो 3x2 माइनस 2x1, फर्स्ट हो गया आंसर। 55 तो आसान है, लैम्डा नॉट का रिलेशन लिखना आता होगा, लैम्डा नॉट मोलर ऑफ व्हाट, Al2SO4 होल थ्राइस, ट्वाइस इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस थ्राइस इंटू लैम्डा नॉट ऑफ, लैम्डा नॉट मतलब मोलर ना, सल्फेट आयंस के, कॉलरश लॉ याद आ रहा है, कॉलरश लॉ में ही बनाते थे, तो सारे ही मोलर है तो आसान है, ध्यान रखा करो कभी मोलर इक्विवेलेंट कौन सा कह रहा है, तो याद होगा ना लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, लैम्डा नॉट मोलर अपॉन एन फैक्टर, तो हम जो रिलेशन लगा रहे हैं मोलर में, जो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रहे हो मतलब मोलर में रिलेशन लगा रहे हो, अगर इक्विवेलेंट को रिलेट करना होता, तीनों इक्विवेलेंट होते तो किसी में कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, सीधे इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, जरा नजर रखा करो, मोलर से मोलर रिलेट कर रहे हो, इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट। अगर मैं लिखता लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो मैं क्या कहता, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ SO4 2 माइनस, तो मैं ऐसे लिखता, तो इसीलिए कहते हैं ध्यान रखा करो बस, बाकी तो कुछ खास बात नहीं है। तो यहाँ तो कुछ नहीं था, मोलर मोलर दिया था, तो ये 2 दिए हुए हैं, तीसरा पूछा है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। 156 पूछ रहा है पीएच के साथ किसका रिडक्शन पोटेंशियल वेरी करेगा। पीएच के साथ वेरिएशन का मतलब, पीएच वेरी कर रहा हूं तो एच ओ एच कंसंट्रेशन वेरी कर रही है सोल्यूशन में, इसका मतलब पोटेंशियल एच ओ एच कंसंट्रेशन में डिपेंड करना चाहिए। पोटेंशियल एच ओ एच कंसंट्रेशन में डिपेंड कब करेगा, जब रिएक्शन में बैलेंसिंग कराओ तो एच ओ एच आए। एच ओ एच कब आते हैं बैलेंसिंग में, जब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से कोई भी एक बैलेंसिंग में अगर फंस रहा हो, तो अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में से कुछ बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पक्का या तो H प्लस आ रहा होगा या OH माइनस। अगर आ रहा है H प्लस या OH माइनस रिएक्शन में, तो पक्का उस रिएक्शन का पोटेंशियल पीएच पे डिपेंड करेगा। तो उसमें ये देखना था कि इन तीनों ऑप्शन में से ABC में से किसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कोई एक ऐसा है जो बैलेंस ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में बैलेंस है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ 2-2, AM भी बैलेंस है, इसमें तो बैलेंस है ऑलरेडी, उसमें नहीं आएगा ना H प्लस आएगा ना OH माइनस। सेकंड देखोगे B, तो उसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो पक्का बैलेंसिंग कराओगे तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कराओगे तो H प्लस आएगा, और बेसिक में बैलेंस कराओगे तो OH माइनस आएगा। तो इसका मतलब सेकंड रिएक्शन जब बैलेंस लिखी जाएगी तो उसमें H प्लस या OH माइनस जरूर आएंगे, और H प्लस या OH माइनस आएंगे मतलब उस रिएक्शन का पोटेंशियल पीएच पे डिपेंड करेगा। सी में देखोगे बैलेंस ही ऑलरेडी, दोनों तरफ AM है तो बैलेंस है ऑलरेडी। 157 the cell contains 2 hydrogen electrodes.
नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कौन, एनोड। तो नेगेटिव पे H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है, नेगेटिव रिएक्शन लिखने, चलो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ना, तो H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन into -6 मोलर। तो कैथोड पे रिएक्शन ठीक उल्टी लिखी जाएगी, 2H प्लस, क्योंकि दोनों तरफ है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही, तो यहाँ वाली कंसंट्रेशन x मोलर पूछिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो E कितना दिया, E डायरेक्ट 0.118 E नॉट, ई नॉट तो जीरो होता है ना, कंसंट्रेशन, एक तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वैसे जीरो, नहीं तो कंसंट्रेशन सेल हुआ ना, कैथोड एनोड दोनों सेम इलेक्ट्रोड है तो कंसंट्रेशन सेल कहते हो, कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट वैसे जीरो होना है, 0.059/n, दिख रहा है 2 लॉग प्रोडक्ट ऊपर कौन आएगा, ये वाला H प्लस राइट में है, इंटू -6 का स्क्वायर अपॉन में नीचे ये आएगा x स्क्वायर, तो log 10 to power -12 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये, -4, एंटी लॉग ले लूँ, 10 - 12 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 10 to power -4, -4 है तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, 10 to power -4, एक्स स्क्वायर हो गया 10 to power -8, एक्स हो गया 10 to power -4, 10 to power -4 मोलर होगा, फर्स्ट होगा आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन है डायरेक्ट, कंसंट्रेशन सेल समझ में आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जरा ध्यान रखना वरना उल्टा आंसर आ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हो, एनोड को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हो, कैथोड को। याद है ना, गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता है, वोल्टामीटर से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, तो वोल्टामीटर में नेगेटिव मतलब कैथोड, पॉजिटिव मतलब एनोड, गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या कहते हो, नेगेटिव मतलब एनोड और पॉजिटिव मतलब कैथोड। एनोड वाला H प्लस देकर कैथोड वाला H प्लस पूछा था, तो रिएक्शन लिख लो दोनों, एनोड और कैथोड, लगा दो नेक्स्ट इक्वेशन। 58 तो कह रहा है कि ऑल द कॉपर ऑफ सॉल्यूशन वाज डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ वो निकालने हैं, तो इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या कहते हो, IT अपॉन 96500। कॉपर का मास 3 होते हैं ना, नंबर ऑफ फैराडे भी लिख सकते हो, यहाँ पर Q अपॉन 96500 भी लिख सकते हो, या IT अपॉन 96500, तो जैसा डेटा हो। तो तुम्हें दिख रहा है करंट और टाइम की बात हो रही है, तो इक्विवेलेंस क्या, मोल्स मतलब क्या, मोल्स ही चाहिए ना, हाँ तो मोल्स मान लें कितने, x, क्या मोल्स लिख दो, इन फैक्टर कॉपर का कितना लेते हो 2, UCl2 वैलेंसी 2 है ना, वैलेंसी 2 है कॉपर की, तो इन फैक्टर 2 है, आई कितना 965 सेकेंड, टाइम कितना, टाइम ही तो है, I1 है, I1 है और टाइम 965 सेकेंड अपॉन 96500, तो मोल्स ऑफ कॉपर कितने आ गए 1/200। तो कंसंट्रेशन पूछी, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, तो मोलारिटी, तो इतना कॉपर था ना पहले से जो डिपॉजिट हुआ है, कह रहे ना सारा डिपॉजिट हो गया, तो जितना था वो कितना था 1/200 था, तो 1/200 मोलारिटी हो गई, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर वैलेंसी ऑफ कॉपर, तो कितनी हो गई 1/100, तो कितना 0.01, मोलारिटी कहते तो 1/200 0.005 आता, तो 1/100 नॉर्मेलिटी हो गई, तो फर्स्ट हुआ आंसर। 159 क्रिटिकल क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन सेल है, तो फिर वही ये रिएक्शन आएगी ना, एनोड और कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड, तो एनोड वाली कंसंट्रेशन कितनी दी है C1, राइट साइड कैथोड, कैथोड वाली कितनी दी है C2। तो अगर हमें कहना है कि रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो डायरेक्ट कहते हैं ना, रिएक्शन फॉरवर्ड होने के लिए, फॉरवर्ड होना होता स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड होने के लिए C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, लेफ्ट साइड में C2 आएगा, राइट साइड में कौन आएगा C1। तो अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है तो C2 C1 से बड़ा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस कराना है तो उल्टा कह दो C1 C2 से बड़ा होना चाहिए।
राइट साइड में करानी है तो ये बड़ा होना चाहिए ना, तो नहीं करानी है तो ये छोटा होना चाहिए। फर्स्ट हो गया आंसर। (160) तो Na2SO4 Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड। तो याद होगा कैथोड पे प्रोडक्ट देखना हो तो मेटल आयन देखते हो, तो याद होगा कि कॉपर का, मैग्नीज, सिल्वर का, गोल्ड का या मरकरी का, इनमें से किसी का भी सॉल्ट हो तो कैथोड प्रोडक्ट क्या होता है? खुद मेटल। इसके अलावा किसी मेटल का सॉल्ट हो तो कैथोड प्रोडक्ट क्या होता है? H2। तो सोडियम आयंस तो नहीं होंगे कैथोड पे रिड्यूस, तो कौन रिड्यूस होगा? वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2। ऐसे एनोड पर याद रखते हो कि Cl-, Br-, I-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें से किसी का सॉल्ट है तो प्रोडक्ट्स आर Cl2, Br2 एंड I2। और अगर इसके अलावा कोई भी है तो प्रोडक्ट इज O2। तो यहाँ पर Cl-, Br-, I- तो है नहीं, तो कैथोड पर प्रोडक्ट क्या होगा? O2। बाकी इलेक्ट्रोड पे नजर रखना, ये सब हम जो कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए कह रहे हो, तो यहाँ भी इनर्ट है ना इलेक्ट्रोड, ये नजर रखो हमेशा। बाकी एक दो टिपिकल केसेस अलग से रटने को लिखवाए होंगे तो वो सब रटो। कंसंट्रेटेड सल्फेट आयंस, अगर मैं कहता कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है इसी का, तो एनोड पे प्रोडक्ट O2 ना बोल के क्या बोलते हैं? H2O8 2-। याद आ रहा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट्स की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर H2O8 2- बनता है। 161 मोन्स प्रोसेस का फंडा है, NiCO4 बनाते हैं ना, वेपर फेज रिफाइनिंग, तो थर्ड होगा आंसर। 162 एटॉमिक नंबर इज 22। कौन है? टाइटेनियम है ना। क्या आता है? 4s2 3d2। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +4। कहते हैं ना एस वाले दोनों तो होने ही होने, और डी के कौन से अनपेयर्ड? डी में कितने अनपेयर्ड हैं? 2। तो इसकी हाईएस्ट कितनी? +4। बेसिक याद ही करोगे, फर्स्ट सेकंड एमिनो, नॉट एन एक्टिनाइड। याद ही होने चाहिए। कैटलिस्ट सब पढ़ो, एजिटेज, ये सब बातें जो है फेवर करती हैं, नोट्स में लिखा हुआ सब। येलो कलर ऑफ क्रोमेट, ऑरेंज ऑन एसिडिफिकेशन, तो पता है हमें येलो कलर कब होता है? बेसिक मीडियम में CrO4 2- बनता है बेसिक मीडियम में, और Cr2 एसिडिक मीडियम में। फार्मूला ऑफ कोरोसिव सब्लिमेट रटना ही है सब। 168 एक ऑक्सीजन ऑड नंबर है, बीच में जाता है, 2 माइनस है तो एक O- लगाते हो, बाकी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो। तो देख लो ना, Cr बॉन्ड या OO बॉन्ड कोई है? कोई नहीं है। तो CrO बॉन्ड्स तो बहुत सारे हैं ना, 3 4 5 3 8 हैं। फोर्थ ऑप्शन में कितने दिए? 6। अगर इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कितनी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल हैं, तो ये तीनों रेजोनेंस से एक जैसे हो जाएंगे, ये तीनों भी एक जैसे होंगे। और जो यहाँ आएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 5/3। 5 बॉन्ड है ना टोटल, 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ भी कितना आएगा? 5/3। तो हम कहते हैं जो 8 CrO बॉन्ड है, 8 में से जो 6 CrO बॉन्ड्स हैं वो क्या है? आइडेंटिकल। आ चुका है क्वेश्चन कि कितने CrO बॉन्ड्स आइडेंटिकल होते हैं इसमें। 169 नोट हो गई। 170 AM जो है वो किस में आता है? एक्टिनाइट्स में। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा कौन शो करते हैं? लैंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स? तो एक्टिनाइट्स फर्स्ट और सेकंड क्या है? लैंथेनाइट्स हैं। फोर्थ तो लैंथेनम है। लैंथेनम तो तुम्हें याद है ऑलवेज +3 ही करता है, केवल वेरिएबल करता ही नहीं है। और थर्ड क्या है? अमेरिशियम। तो ये कौन है? एक्टिनाइड है। एक्टिनाइट्स जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस लॉजिक पे आंसर थर्ड देना था तुम्हें। कंपाउंड क्या है? AB2C3 171। CCP कौन बना रहा है? C। A किस में जा रहा है? ऑक्टेटल वॉइड में, और B किस में जा रहा है? टेटल वॉइड में। तो बताया था मैंने क्वेश्चन कि हमेशा CCP वाले का नंबर सबसे पहले फार्मूले से देखा करो। CCP वाला कौन है? C है। कितना है? 3 है। CCP वाला 3 है, इसका मतलब 3 ऑक्टेटल वॉइड और 6 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये लॉजिक बताया था।
कि सीसीपी वाले का जितना भी नंबर दिख रहा हुआ करे उतनी ही ऑक्टेडल हो जाएंगे, उसकी डबल क्या हो जाएंगी, टेट्राहेड्रल। अब एक इसमें जा रहा है ऑक्टेडल में, कितनी ऑक्टेडल वॉइड्स तुमने ले रखी है, 3। जाने वाले कितने हैं, एक, ये जा रहा है ना ऑक्टेडल, कितने हैं, 1 है, वॉइड कितनी है, 3 है, तो हो गया ना 1/3 इंटू 100, 33.3%। बी कितने हैं, 2 है, वॉइड कितनी है, 6, तो 2/6 इंटू 100, तो दोनों से 33.3% आ गया। 172 ए लेयर, ए लेयर में दिख रहा है आराम से 6 कॉर्नर यूज हो रहे हैं, 6 कॉर्नर से यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर कितने आते हैं, 6 इंटू 1/6, एक कॉर्नर का 1/6 कंट्रीब्यूशन होता ना, किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए। अगर एक क्यूबिक होता तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना रटा है तुमने, 1/8, यहाँ 1/6। फेस सेंटर का तो हमेशा यहाँ एक फेस सेंटर है, 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर से 6 इंटू 1/6, एक फेस सेंटर से 1 इंटू हाफ, तो ए लेयर का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना होगा, 1.5। 173 incorrect statement about the octahedral void. It is formed by the spheres present at corner of regular octahedral. तो ठीक तो है, स्फीयर्स जो होंगे वो कहां पर आ रहे होंगे, कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तभी तो वॉइड का नाम है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकंड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, गलत है ना स्टेटमेंट, सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के इनसाइड होती है, हाँ एक होती है, मानते हैं कौन सी, बॉडी सेंटर वाली। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन याद आ रही है, एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर, तो एक बॉडी सेंटर वाली कह सकते हो कि पूरी यूनिट सेल के अंदर है, लेकिन बाकी जो 12 एज सेंटर पे वॉइड्स होंगी वो पूरी तो अंदर नहीं है, उनका कंट्रीब्यूशन तो यूनिट सेल में 1/4 ही आएगा ना एज सेंटर वाले का, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। थर्ड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट एट मिड पॉइंट ऑफ ईच एज, मतलब एज सेंटर इज फॉर्म्ड बाय 2 कॉर्नर्स एंड 4 फेस सेंटर्स, सब लिखवाया हुआ है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी यूनिट सेल इज 4, होता ही है, होता है ना, एक कहां पर होती है, बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1, 12 होती है एज सेंटर पे, तो 12 इंटू 1/4, टोटल कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में कितना आता है, 4 आता है। डायमंड के बारे में सब लिखा हुआ है। 175 इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर NaCl, NaCl स्ट्रक्चर की बात करते हो तो कहते हो ना कि केटाइंस किसमें जा रहे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो पहला ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अच्छा Na प्लस आयंस के बीच की डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, तो Na प्लस आयंस के बीच की डिस्टेंस, तो Na प्लस कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब एज सेंटर, याद आ रहा है, तो 2 एज सेंटर पर, इस एज के सेंटर पर भी है, इस एज के सेंटर पर भी है, तो ये डिस्टेंस कितनी, a/2, ये भी कितनी, a/2, ये कितनी, ये हो गया दोनों Na प्लस के बीच की डिस्टेंस, तो ये ना a/√2, ये भी a/2 है, ये भी a/2, तो ये कितना हो गया, a/√2, तो पहला सही है ना, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, ये तो याद ही होता है तुम्हें, R प्लस प्लस R माइनस कितना कहते हो, a/2, कब होता है, जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड यूज हो रही हो। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कितना होता है, a√3/4, क्यूबिक वॉइड के लिए कितना होता है, a√3/2, ये सब फार्मूले पढ़ाए गए तुम्हें एज इट इज। थर्ड, लेकिन वही ना, अगर मान लो चलो फर्स्ट सेकंड में कहीं पे फर्स्ट में फंस रहे तो सेकंड तो फिर याद ही होगा, तो थर्ड तो सीधे पता था, 1 यूनिट सेल कंटेन 6 Na प्लस एंड 6 Cl माइनस, तो गलत ही गलत है, 6 Na प्लस 6 Cl माइनस तो नहीं होता ना, पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस, कंट्रीब्यूशन 4 आता है ना, Z4, तो 4 NaCl कहते हैं ना पर यूनिट सेल, तो थर्ड तो गलत होना ही होना था। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यूज हो रही हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो भी पार्टिकल जाता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, और एक की 6 है तो दूसरे की 6 होगी, क्योंकि फार्मूला क्या है, AB, जब तक फार्मूला AB होता है तब तक कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर्स दोनों की क्या होती हैं, सेम। 176 करें क्वेश्चन, क्या दिया, M.98 हो, कौन से आंसर पूछे, M2 प्लस और M3 प्लस, M3 प्लस मान लो कितना है X, तो M2 प्लस कितना कहोगे, 0.98 माइनस X। अब X निकालने के लिए क्या चाहिए, एक रिलेशन, तो रिलेशन किससे पता लगता है हमें, चार्ज से, कितना चार्ज है इस पे, -2, तो ऑब्वियसली इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, +2, इनका टोटल चार्ज एक पे कितना है 3 प्लस, तो इतना क्या हो गया 3x,
एक पे कितना है 2 प्लस, तो टोटल कितना हो गया 2 इंटू 0.98 माइनस एक्स प्लस 2 है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स आ जाएगा 3x 1.96 माइनस 2x इक्वल टू क्या है प्लस 2, तो x 0.04, तो परसेंटेज 0.04 आउट ऑफ 0.98 इंटू 100, 4% के आसपास आंसर आ जाएगा। 0.98 को अप्रोक्सीमेटली 1 कह लो, तो 4% से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होना चाहिए, एक ही तो ऑप्शन है फर्स्ट, डायरेक्ट कह दो 4%। 177 नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछिए, नियरेस्ट नेबर नहीं पूछिए, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अलग होती है। तो बीसीसी में याद होगा कि कॉर्नर का नियरेस्ट कौन, बॉडी सेंटर, या बॉडी सेंटर का नियरेस्ट कौन, कॉर्नर। सेकंड नियरेस्ट कौन, कॉर्नर का सेकंड नियरेस्ट कौन, खुद कॉर्नर। दो ही तो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, कॉर्नर और बॉडी सेंटर। कॉर्नर का नियरेस्ट कहोगे तो बॉडी सेंटर, कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है a√3/2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछी जाती है तो a√3/2, लेकिन पूछा है सेकंड नियरेस्ट, तो कॉर्नर का सेकंड नियरेस्ट तो खुद कॉर्नर हुआ, तो कॉर्नर से कॉर्नर तक की डिस्टेंस a हुई ना, डायरेक्ट आंसर थर्ड हुआ। 178 याद ही करना है। 179 इन फॉलोइंग एफसीसी यूनिट सेल एटम 1, तो एटम 1 कहाँ पर है, फेस सेंटर पर है। एक फेस सेंटर ऊपर वाला अगर है तो रूम में अगर 4 फेस सेंटर को टच करेगा, भाई ऊपर वाला फेस सेंटर ये चारों फेस सेंटर को टच करेगा, अपने यूनिट सेल के 4, ऊपर वाली यूनिट सेल के भी 4, चारों कॉर्नर, तभी तो कहते हैं ना 12 आती है कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी या सीसीपी में। जो फेस सेंटर होता है वो 4 कॉर्नर को टच करता है अपने, जो भी फेस है ऊपर वाला, मान लो फेस जो दिखा रखा है इसमें, वो ऊपर के चारों कॉर्नर को टच करेगा। चारों वॉल्स के फेस सेंटर नीचे वाले, चारों ऊपर वाली वॉल्स के फेस सेंटर, तो 4 ऊपर से फेस सेंटर, 4 नीचे से फेस सेंटर, 4 कॉर्नर, इस तरह से 12 आइटम्स को टच करता है वो। लेकिन उसने जो पूछा है उसके हिसाब से देखो, हाउ मेनी फेस सेंटर आइटम विद इन ए यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल के कितने फेस सेंटर्स को टच करेगा। एक फेस सेंटर एक यूनिट सेल के 4 ही फेस सेंटर को टच कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा। तो आंसर 4 हुआ। 180 स्टेटमेंट्स है, सब पता ही, टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा डिफेक्ट बढ़ती है ना, एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब डिफेक्ट्स बढ़ते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन याद ही है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एनायन वैकेंसीज क्रिएट एफ सेंटर्स, ये सब पढ़ चुके हो। फोर्थ आंसर डन।